इंट्रोडक्शन इसका ये है कि कैलकुलस इज द मैथमेटिकल टूल यूज टू एनालाइज चेंजेस इन फिजिकल क्वांटिटीज। फिजिकल क्वांटिटीज के अंदर जो है जितनी भी तब्दीलियां रूनुमा होती हैं, मैथमेटिकल कैलकुलस जो है ना वो हम उसमें उसके अंदर यूज करते हैं। कैलकुलस इज आल्सो सर मैथमेटिक्स ऑफ मोशन एंड चेंज। सर हाँ जी। सर वो नज़र नहीं आ रहा, ऊपर ऑप्शन आ रहा है दिस मीटिंग इज़ बीन रिकॉर्डेड। सर इसको कंटिन्यू कर दें तो वो पीछे हमें वो नोट्स नज़र आ जाए। नहीं आ रहे नजर? तुम करो कौन, ये दोनों हमें आ रहे करो। हैं यार सर। कंटिन्यू करो। नहीं, आप कंटिन्यू करो, करो मैं फिर कैसे करूँ? से। अच्छा अच्छा, ठीक हो गया सर, हो गया ऑप्शन। अच्छा। ठीक है। कैलकुलस इज आल्सो मैथमेटिक्स ऑफ मोशन एंड चेंज। ये मोशन और चेंज के रिलेटेड जितनी एप्लीकेशंस हैं इसके अंदर, जितनी एप्लीकेशंस अप्लाई होती हैं मोशन पर होती हैं या तब्दीलियों पर होती हैं, जैसे वॉल्यूम कैसे बढ़ता कम होता है, एज कैसे बढ़ती है, हाइट कैसे कम होती बढ़ती है किसी चीज़ की, ये सारी की सारी जो है वो डीलिंग कैलकुलस के अंदर होगी। where there is motion or growth, where variable forces are at work producing acceleration, या कैलकुलस इज राइट मैथमेटिक्स टू अप्लाई। ये सारी की सारी चीज़ें कैलकुलस ही डील करती है। अब कैलकुलस की एक छोटी सी टाइप है डिफरेंशियल कैलकुलस, डील्स विद द प्रॉब्लम्स ऑफ फाइंडिंग। अच्छा, ये प्रॉब्लम्स जो हैं वो फाइंड करने के लिए डिफरेंशियल कैलकुलस उसको हम डिफरेंशिएट करते हैं, कैलकुलेट करते हैं, उसमें रेट ऑफ चेंज कैलकुलेट करते हैं, कर्व के स्लोप्स हम कैलकुलेट करते हैं, वेलोसिटीज को, एक्सेलरेशन को, जो बॉडी मूव्स कर रही हैं उनकी। अच्छा, फायरिंग एंगल्स दैट गिव कैनन्स देयर मैक्सिमम रेंज, मतलब जो हमारे पास एंगल्स हैं उनकी मैक्सिमम रेंज 360 डिग्री का है, तो मैक्सिमम रेंज से ये है कि वो एंगल होगा 360 डिग्री का ही, लेकिन बड़े से बड़ा इतना भी हो सकता है कि हम आउट ऑफ अर्थ जा सकते हैं, ठीक है, बिटवीन द एंगल। उसके बाद ये है कि इंटेग्रल कैलकुलस आप लोगों के पास क्या होती है जी, deals with the problem of determining a function form information about its rates of change। तो ये इंफॉर्मेशन देती है फंक्शन के बारे में, उनके रेट और चेंज के बारे में, फंक्शन के रेट चेंज के बारे में इंफॉर्मेशन देगी हमें इंटेग्रल कैलकुलस। इंटेग्रल कैलकुलस किन किन चीज़ों के लिए एनेबल होती है? कैलकुलेट लेंथ ऑफ कर्व की लेंथ को फाइंड करने के लिए, ये रियन का जो इरेगुलर जिसे हम रफ रियन कहते हैं, रफ प्लेन जिसे कहते हैं, उनके एरियाज को फाइंड करने के लिए यूज होती है। टू फाइंड द वॉल्यूम एंड masses of arbitrary solids, to calculate the future location of a body from its present position and knowledge of the forces acting on it। वो कहता है कि आप कैलकुलस को इस हद तक अब यूज़ करना शुरू कर चुके हो कि फ्यूचर के बारे में आप लोगों ने आइडियाज़ लगाने शुरू कर दिए हैं, ब्लैक होल्स की मेजरमेंट के अंदर चले गए हैं, वर्म होल्स जो आप लोगों ने वो उनको तलाश कर लिया है। इसके अलावा आप लोगों ने जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पर कैलकुलस को लेकर बहुत ज़्यादा काम किया है, कॉस्मोलॉजी के अंदर आप लोगों ने बहुत ज़्यादा काम किया है, ठीक है जी। ये इन सारी चीज़ों के अंदर जो है वो कैलकुलस ही बेसिकली यूज़ होती है। उसके बाद रेफरेंस ऑफ एक्सिस सिस्टम जिसे हम कोऑर्डिनेट सिस्टम भी कहते हैं। अच्छा, अब ये एक लाइन दी हुई है, इस लाइन के ऊपर नंबर शो किए हुए हैं, ये जो डायग्राम आप लोगों को नज़र आ रही है, अब बेसिकली ये एक रियल लाइन है, ठीक है। इसके अंदर जो जो चीज़ें डिस्कस की गई हैं वो दो चीज़ें, इसके एक तो ये डिस्कस किया गया कि रियल नंबर कौन से होते हैं, फिर रैशनल के बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए, फिर जो है वो इंटीजर्स और नेचुरल होल नंबर, ठीक है, रकरिंग नॉन रकरिंग, इन सारे नंबर्स के बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। देखा ना इन्होंने लिखा है गिविंग द before giving the concept of a reference axis system, we recall you the concept of real line and locate some points on the real line as shown in the figure below. Also remember that the real number system consists of both rational and irrational numbers. Basically rational और irrational की जो यूनियन होती है वो रियल नंबर्स कहलाते हैं, ये इसकी डेफिनेशन है। अब आप लोगों को ये तो पता होगा रैशनल नंबर कौन से होते हैं और इरेशनल नंबर कौन से होते हैं, है ना पता? यस सर। क्या होते हैं? सर रैशनल वो होते हैं जो पी ओवर क्यू की फॉर्म में लिखे हो हाँ, और क्यू 0 के इक्वल ना हो, गुड। ये रैशनल फॉर है। और एग्जांपल कैसा नंबर? इरेशनल फॉर एग्जांपल इधर कोई दिया हुआ है वैसा नंबर, ये रियल लाइन के ऊपर कोई है ऐसा नंबर इधर? यस सर, कौन सा? -3/4 है जो 1/3 है, वेरी गुड। और ये हमारे पास रैशनल है। इरेशनल?
इसमें से सर इरेशनल हमारे पास जो है अंडर रूट में है 2, अंडर रूट 2 में है, मतलब जो p by q की फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते। ठीक हो नहीं गया? लिखे जा सकते। हाँ, गुड हो गया। उसके यस बाद सर। है, अच्छा पता है आप लोगों को ये सारी थ्योरी लिखी हुई है, सिर्फ ये इंग्लिश के अंदर लिखी हुई है। Here in the above figure we have located some of the rational as well as irrational number and also note that there are infinite real numbers between every two real numbers। अच्छा, अब आप लोग मुझे बता सकते हैं कि 0 और 1 के दरमियान कितने नंबर हैं एक इस लाइन के अंदर? इनफाइनाइट। वेरी गुड, इनफाइनाइट। किसी भी रियल लाइन के ऊपर उसमें दो नंबर्स के दरमियान इनफाइनाइट नंबर्स होते हैं। ठीक है जी, तो हम उनको मैयर नहीं कर सकते। इफ नाउ यू आर वर्किंग ऑन 2 डायमेंशंस देन यू नो दैट टेक 2 म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस। अब मतलब वो ना, इस बात को मैं आगे लेके चलूँ तो वो ये बात कर रहा है, कहता है कि अगर एक लाइन ये है, एक वाई एक्सिस के अकॉर्डिंग जो एक लाइन इसके ऊपर ड्रा कर दो, तो वो लाइन एक्स एक्सिस वाई एक्सिस वाली जो लाइन है एक्स एक्सिस के ऊपर एज ए परपेंडिकुलर ड्रा होगी। ठीक है, और जहाँ पर वो ज्वाइन करेंगे उसको हम ओरिजिन कहते हैं, और वहाँ पर जो आपके पास एक्स की वैल्यू भी 0 होती है और वाई की वैल्यू भी 0 होती है। ये सारी इस थ्योरी के अंदर लिखा हुआ है। ठीक है, लोकेशन ऑफ अ पॉइंट, किसी पॉइंट की लोकेशन फाइंड करने का तरीका क्या है? उसमें एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग एक्स पॉइंट को देखते हैं किसी भी कोऑर्डिनेट के अंदर। ठीक है, और उसका जो है क्या कहते हैं, वाई एक्सिस के अंदर उसके वाई कोऑर्डिनेट के अंदर वाई पॉइंट को हम देखते हैं और फिर चेक करते हैं कि वो किस जगह पर लाई करता है, वहाँ पर स्पॉट करके उसको फाइंड कर लेते हैं। इसमें उन्होंने दो चीज़ें और भी बताई हैं। एक बताया उन्हें अब्सिसा और ऑर्डिनेट के बारे में। ये क्या होता है वैसे, कोई बता सकता है? ये जो दरमियानी ब्रैकेट जो राउंड ब्रैकेट में लिखा हुआ है इनको, ये क्या होता है? इसका नाम आता है किसी को? ऑर्डर पेयर। क्या होता है? ये ऑर्डर पेयर होता है। ऑर्डर पेयर का जो पहला एलिमेंट है उसको अब्सिसा कहते हैं और जो दूसरा एलिमेंट होता है उसको ऑर्डिनेट कहते हैं। बस यही इस थ्योरी के अंदर इन्होंने बताया। एक्स इज अब्सिसा एंड 0 इज द ऑर्डिनेट। उसके बाद आप लोग चले जाएं लोकेशन ऑफ अ पॉइंट। पॉइंट की लोकेशन फाइंड करने के लिए कि एक उन्होंने जर्नल आप लोगों के पास की कोऑर्डिनेट सिस्टम ड्रा की है, उसमें कुछ नंबर ड्रा करने के बाद यहाँ पर एक नंबर जो है ए कह देता है, यहाँ पर एक नंबर बी कह देता है, तो कहता है कि इस पॉइंट को जो है ना वो फाइंड करे कि ये पॉइंट किस जगह पर लाई करेगा। तो हम इधर से ए की जो है वो इधर से इधर लेके चले जाएंगे और इधर बी से लेकर चले, जैसे वो छठी जो 7वीं के अंदर हम करते थे ग्राफ के अंदर, तो इधर से हम एक पॉइंट ढूंढ लेते हैं। बस लोकेशन बतानी होती है इस पॉइंट की लोकेशन बताने का मतलब ये है कि अगर सिंपल स्टेटमेंट या रोजमर्रा जिंदगी के अंदर देखा जाए तो किसी एड्रेस को या किसी जगह को हमने कैसे ढूंढना है, ठीक है, वो कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर लेके चले जाते हैं। साइंस ऑफ कोऑर्डिनेट्स इन डिफरेंट ऑक्टेंट्स, इनके मतलब डिफरेंट ऑक्टेंट्स में इनके साइंस क्या होते हैं? यहाँ पर देखें हम तो ये देखें, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस होता है, यहाँ पर नेगेटिव एक्स एक्सिस होता है, ये पॉजिटिव वाई एक्सिस होता है, यहाँ पर नेगेटिव वाई एक्सिस होता है। ठीक है जी, तो हम क्या करते हैं जी, उसी लिहाज से हम इनको डिनोट करते हैं। जहाँ पर नेगेटिव एलिमेंट होता है और पॉजिटिव एलिमेंट है वो पॉइंट नेगेटिव और पॉइंट पॉजिटिव। ये थ्योरी पढ़ दी आपने, बड़ी सिंपल है। ये वो 3D स्पेस दी हुई है जिसमें एक्स वाई और जेड तीनों की तीनों प्लेन्स होती हैं। ठीक है, तो ये वो 3D स्पेस मतलब दिखने में कैसी होती है ये आप लोग इसमें देख लें। यहाँ पर जो आप लोगों के पास ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, और सॉरी ये जेड एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस आ रहा है। ठीक है जी, तो ये प्लेन होगी आपके पास। जब जेड इसके अंदर शामिल होते हैं तो स्पेस में चला है, 3D स्पेस बन गई। तो ये आप लोगों के पास ओरिजिन है जिसमें जेड और एक्स और वाई सारे के सारे क्या होते हैं, 0 होते हैं इस ओरिजिन पर। ठीक है जी, यही सारी चीज़ें इसके अंदर लिखी हैं। उसके बाद हम चलते हैं, जंप करते हैं जी कॉन्सेप्ट ऑफ अ फंक्शन के। अब आप में से कोई स्टूडेंट मुझे फंक्शन की डेफिनेशन बता दे या थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट ही बता दे तो मुझे बड़ा अच्छा लगेगा। मतलब ये नहीं है कि मैं आप लोगों को कोई कहूँगा कि क्यों नहीं किया, कोशिश कर दें, कोई अगर एक बंदा कोशिश कर सकता है। यार कोई हूँ हाँ तो क्या करो, आप लोग तो हूँ हाँ ही नहीं करते। सर वो माइक म्यूट किया होता है कि आवाज ना आए भाई से। ये कौन बोल रहा है? अली हैदर? नोट्स हैं तो उससे ही बता दो, देख के बस थोड़ा बता दो सर, मुझे फंक्शन। जो फंक्शन होता है वो एक कंप्यूटिंग मशीन की तरह काम करता है। मतलब हम इनपुट देंगे तो फिर वो फंक्शन में प्रोसेस होगा, उसके बाद हमारे पास एक आउटपुट आएगी। जी कोई और भी बताना चाह रहा है? A function is a binary relation between two.
एक मिनट वो बता लेने दे उसको। A function is a binary relation between two sets that associates to each elements of the first set exactly one element of the second set. हाँ, क्या मतलब हुआ इसका? मुझे समझ ही नहीं आई इस अंग्रेजी की। सर एक फंक्शन एक बाइनरी रिलेशन होता है टू सेट्स के दरमियान। गुड। कैसा बाइनरी रिलेशन? दो सेट हैं, उन सेट का आप लोगों ने एक बाइनरी रिलेशन निकाल लिया, ठीक हो गया। अच्छा, फॉर एग्जांपल मैं आप लोगों से ये पूछूं कि एक दो सेट हैं जिनके अंदर दो दो एलिमेंट्स हैं, ठीक है, तो इन दो सेट्स के कितने बाइनरी रिलेशन निकलेंगे? नहीं बताया सर ने, सिर्फ डेफिनेशन ऊपर ऊपर वाली करवाई, ठीक हो गया, मुझे समझ आ गई। अब सुन लो कि दो सेट, उनका ऐसा बाइनरी रिलेशन, वो फंक्शन तब कहलाएगा जब उस फंक्शन की डोमेन सेट ए के इक्वल होगी और उस फंक्शन की को डोमेन वो किसके इक्वल होगी, ये कौन बताएगा? हाँ जी, सर दोबारा रिपीट करिएगा। चले आज की मैं एक छोटा सा काम आप लोगों के जिम्मे लगाऊंगा। एक पॉइंट मैं बताऊंगा, दूसरा पॉइंट आप लोग खुद ढूंढेंगे कहीं से, फिर आप लोगों को पता चल जाएगा कि डेफिनेशन बेसिकली है क्या। चलो मैं बताता हूँ, फर्स्ट ईयर की किसी बुक में ये डेफिनेशन आसानी से मिल जाएगी आपको। अब सुने गौर से, दो सेट में से हासिल होने वाला बाइनरी रिलेशन तब फंक्शन कहलाता है जब उस बाइनरी रिलेशन की डोमेन जो है वो सेट, जो दोनों सेट में से एक को सेट ए कह दें, एक को सेट बी कह दें, उसकी जो डोमेन है वो सेट ए के बराबर होनी चाहिए, ठीक है, एक पॉइंट है। दूसरा पॉइंट ये है कि उस बाइनरी रिलेशन की जो को डोमेन है वो भला उनमें से किसके इक्वल होनी चाहिए, ये आप लोगों ने कहीं से ढूंढ के मुझे बताना, ठीक है जी। ओके सर, ठीक है, आगे समझ। अच्छा, थोड़ा टाइम ओके सर। अब टाइम भी थोड़ा रह गया। ये ना डेफिनेशन मैंने आप लोगों के जिम्मे लगाई है। पता है क्या है कि ये जो फंक्शन का कॉन्सेप्ट है ना, फंक्शन की डेफिनेशन है, ये असल डेफिनेशन जो है बहुत कम लोग जानते होते हैं। मैंने आप लोगों के जिम्मे इसलिए लगाया है कि एट लीस्ट आप लोग थोड़ा जब सर्च करेंगे, इसके बारे में जानेंगे, इसको पढ़ेंगे, तो आप लोगों को इसकी डेफिनेशन के बारे में ज़रूर पता चलेगा। मैं आप लोगों को बताता Yes, sir. हूँ, उसी तरह से आपके जिम्मे नहीं लगाता ना, तो आप लोगों ने रट्टा लगा के इधर उधर से निकल जाना। लिहाजा मैं आप लोगों के जिम्मे लगा, क्योंकि यस सर, ऐसे ही है। ये यस सर, ऐसे ही। बड़ी अच्छी डेफिनेशन है और बड़ी पूछी जाती है, बड़ा लोग पूछते हैं, चले जी आप ये पढ़ रहे हैं, चलो हमें यही बता दें फंक्शन क्या होता है। अच्छा जी, ये जो डेफिनेशन लिखी है, हिस्ट्रिकली द टर्म फंक्शन डिनोट्स द डिपेंडेंस ऑफ वन क्वांटिटी ऑन अदर क्वांटिटी। कोई ये सॉलिड नहीं है, मुझे नहीं पसंद। द क्वांटिटी x इज कॉल्ड द इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड द क्वांटिटी y इज कॉल्ड द डिपेंडेंट। कोई बताएगा डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल में फर्क क्या होता है? जल्दी करें, मीटिंग ओवर होने वाली यार, क्या कर रहे हैं? डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट का नहीं पता होता। अली हैदर बैठा है इधर? जी सर। अली हैदर, डिपेंडेंट हो आप या इंडिपेंडेंट हो? सर मैं इंडिपेंडेंट। कोई डिपेंडेंट हो आप? सर डिपेंडेंट होंगे क्योंकि अभी हम कमा नहीं रहे ना, खुद कुछ कर यस सकते सर। हैं। मतलब यस सर डिपेंडेंट, वो सर इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट के जी। हो गया। वो तो पता है ना कि मैं अभी मतलब खुद पे इन्हिसार नहीं कर रहा मेरे। अब देखें, जहां ये जी। कर्सर मूव कर रहा है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, y डिपेंड कर रहा है फंक्शन के ऊपर, और हम इसे रीड इस तरह से करेंगे y इज अ फंक्शन ऑफ एक्स, ठीक है। इसके रिलेटेड इस जैसी, इस फंक्शन जैसी एक एग्जांपल दिए, y इज इक्वल टू 2x। अब y डिपेंड कर रहा है x के ऊपर। अगर x को वैल्यू 1 देंगे तो y का रिजल्ट 2 निकलेगा, x को वैल्यू 2 देंगे तो 2 से मल्टीप्लाई कर 4, तो y का रिजल्ट क्या निकलेगा? 4। इसका मतलब जो है y किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? x के ऊपर। x इज अ इंडिपेंडेंट वेरिएबल, y इज अ डिपेंडेंट वेरिएबल। यस सर। अच्छा, एग्जांपल्स हैं कुछ फंक्शन की। क्या फंक्शन के सर आपका माइक दूर हो गया, आवाज स्लो हो गई। ये देखो यार, बिल्कुल मैं इसे किसी तरह से ना चिपका के रखता हूँ इधर। एग्जांपल्स ऑफ फंक्शन, द एरिया ऑफ अ सर्कल डिपेंड ऑन इट्स रेडियस। डेफिनेटली के
किसी सर्कल का जो एरिया है वो उसके रेडियस के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है। रेडियस बढ़ाते जाएं सर्कल बढ़ता जाएगा, रेडियस कम करते जाएं सर्कल कम होता जाएगा, ठीक है। और वो इक्वेशन होती है a इक्वल टू पाई आर स्क्वायर की। इसका मतलब है एरिया जो है वो r के ऊपर डिपेंड कर रहा है। सो वी से दैट a इज अ फंक्शन ऑफ r, लिहाजा a जो है वो r का फंक्शन है। द वॉल्यूम ऑफ क्यूब, क्यूब का जो वॉल्यूम है, अब क्यूब आप लोगों को पता है उसकी तीन होती हैं, ऊंचाई होती है, लंबाई होती है, चौड़ाई होती है, ऐसी होती है ना। तो वो होता है आप लोगों जी के सर। पास v इज इक्वल टू एक्स क्यूब के, ठीक है जी। x चेंज होगा तो वॉल्यूम चेंज होता जाएगा। x डिपेंड किसके ऊपर कर रहा है, v x के ऊपर डिपेंड कर रहा है, लिहाजा v इज अ फंक्शन ऑफ x। जो जिसके ऊपर डिपेंड कर रहा होता है वो उसका फंक्शन बन जाता है। द वेलोसिटी v इज अ बॉल falling freely in the earth's gravitational field increases with time t until it hits the ground। जब तक वो ज़मीन के साथ नहीं गिरती तो वो टाइम पर डिपेंड करती है, लिहाजा so we say that v is a function of t। तो जो वेलोसिटी है वो टाइम पर डिपेंड करती है, ठीक है जी। इन अ बैक्टीरिया कल्चर द नंबर ऑफ n ऑफ प्रेजेंट आफ्टर 1 day ऑफ ग्रोथ डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ number n of bacteria present initially, so we say that n is function of n। साफ ज़ाहिर है, एक को उन्होंने कहा है कि n is a number और नंबर ऑफ प्रेजेंट आफ्टर 1 day ऑफ, मतलब एक दिन के बाद ग्रोथ होना शुरू हो जाती है, तो वो जो नंबर बढ़ते हैं उन बढ़ते हुए नंबर को हम कैपिटल एन से डिनोट कर रहे हैं। और जो ओरिजिनल हमारे पास जो नंबर थे जो बैक्टीरिया थे वो एन से है, लिहाजा तो जो आपके पास होगा एन वो स्मॉल एन का जो फंक्शन बन जाएगा, फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल। अभी तो हमने वो फंक्शन पढ़े हैं जो जिनका वेरिएबल जो है वो सिर्फ एक था, अब एक से ज्यादा वेरिएबल भी फंक्शन के आ गए हैं, तो वो कैसे फंक्शन होंगे। मैनी फंक्शन डिपेंड ऑन मोर देन वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल, एक से ज्यादा हो तो वो सेवरल वेरिएबल कहलाते हैं, जिसे मल्टी वेरिएबल कैलकुलस के अंदर ये चीज चली जाती है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल का एरिया जो है उसका फार्मूला होता है ए इज इक्वल टू एल डब्ल्यू, लेंथ और विड्थ, लिहाजा एल और डब्ल्यू ये दोनों आप लोगों के पास क्या है जी, दो वेरिएबल है। ये लेंथ पे भी डिपेंड कर रहा है, विड्थ पे भी डिपेंड कर रहा है। लेंथ बढ़ेगी, विड्थ बढ़ेगी, एरिया बढ़ेगा। द वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगल बॉक्स डिपेंड्स ऑन द लेंथ एल, width w and height h by the equation v is equal to l w h, ये तीन पर डिपेंड कर रहा है। इसी तरह से एरिया ऑफ ट्राइंगल ये दो पे डिपेंड कर रहा है, लेंथ और हाइट के ऊपर। वॉल्यूम ऑफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर ये डिपेंड कर रहा है आपके पास रेडियस के ऊपर और उसकी हाइट के ऊपर, लिहाजा ये मल्टी वेरिएबल फंक्शंस हैं आप लोगों के पास। क्लियर है जी। इन चीज़ों को आप लोग ना आज थोड़ा सा देखिएगा, गौर कीजिएगा। यस सर। कुछ है एमसीक्यूज आप लोगों को बना दूंगा, ठीक है।